नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी यात्री न्यू इंडिया खबर से। मेरे साथ हैं अभी श्री राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेडी। अभी कुछ दिनों पहले इनको इनपुट मिला था कि इनकी जान को खतरा है। सबसे पहले तो इनसे ही जान लेते हैं संक्षिप्त में कि आखिर जो कि खुद शक्ति परिचायक हैं और गायों की रक्षा करते हैं, साधु संतों की रक्षा करते हैं, सब समाज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं अपनी सेना को लेकर, आज इनको किस तरह की धमकी मिली और पुलिस ने क्या इनपुट दिया है? पुलिस ने ये इनपुट दिए हैं कि तेरे अपोजिट के जो भी दुश्मन हैं जो तेरे को मारना चाहते हैं, उन्होंने अत्याधुनिक हथियार खरीदे हैं, जैसे AK-47 है और हैं, ऐसे हथियार उन्होंने खरीदे हैं। पहले भी वो कोशिश किए उन्होंने, पर वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। अब प्रॉब्लम ये है, मैं मेरी सुरक्षा करने में खुद सक्षम हूँ, चाहे कोई खामखा होगा, आपकी जगह है, जब आमना सामना होगा उस दिन पता चल जाएगा कौन खामखा है। पर समस्या ये है कि जो मेरे पास PSO हैं, जो आर्मी के एक्स आर्मी मैन हैं, वो सारे बुल्ट एक्शन वाली राइफलें हैं। ऑटोमेटिक राइफल तो ऑटोमेटिक होती है, बुल्ट एक्शन होती है। बस ये ही थोड़ा सा खतरा है, बाकी मैं कोई खतरा महसूस नहीं करता, क्योंकि राजस्थान के लाखों करनी सैनिकों का साथ मुझे रहता है। पूरे भारत के अंदर करोड़ों करनी सैनिकों का मेरे साथ रहता है। मैं हमेशा करोड़ों भाई बहनों को हम रक्षा उनकी करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, चाहे गाय की हो, चाहे बहन बेटी की हो, चाहे साधु महात्माओं संतों की हो, उनकी रक्षा हम करते हैं। पर पुलिस ने आकर के ये इनपुट दिया है, तो इसमें सोचने का विषय तो बनता है। इसलिए अब जैसे इन्होंने कहा कि इनके खुद के प्राइवेट अपने सुरक्षा गार्ड हैं जो कि पूरी तरह से हथियारों से लैस है, अच्छी तरह बोलते, लेकिन अब एक सवाल उठता है कि जिस तरह पुलिस ने इनपुट दिया, तो पुलिस ने सुरक्षा का भी तो उनका काम है, क्या दी उन्होंने सुरक्षा? अब पता नहीं पुलिस और सरकार क्या चाहती है। आपको पता होगा पिछले दिनों पाकिस्तान से भी धमकी आई थी मारने के लिए कि ये करनी सेना बंद कर दो, नहीं तो मार देंगे जान से। उसके बाद उत्तर प्रदेश से भी धमकी आई थी, वो भादरा थाने में मुकदमा दर्ज है, ये जयपुर के श्यामनगर थाना में मुकदमा दर्ज है। तो धमकियां समकियां का दौर तो चलता रहता है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार के पास, खुफिया तंत्र के पास, IB के पास, पुलिस के पास ये इनपुट है कि उन लोगों ने AK-47 खरीदी है, तो उनका मुकाबला करने के लिए फिर आधुनिक हथियार चाहिए, और वो हथियार लाइसेंस पे नहीं मिलते, वो सरकार के पास ही होते हैं। अगर लाइसेंस पे मिलते तो हम खरीद लेते, उनको भी साथ लेके चलते। और वो क्या पुलिसकर्मी लगाया? 2 पुलिस वाले गेट पर बैठे रहते हैं बेचारे, वो भी खाली हाथ, उनको और मरवाएंगे यहाँ बिठा करके बगैर मतलब। जब एक तरफ तो कह रहे हैं वो आधुनिक हथियार खरीदे उन्होंने, AK-47 खरीदी है, ये 2 यहाँ पुलिस वाले गेट पर बिठा रखते हैं खाली हाथ। तो ये समझ से परे है कि सरकार और पुलिस क्या चाहती है। देखिए, इन्होंने प्रश्न लगाया है कि सरकार और पुलिस आखिर मुझसे चाहती क्या है, जबकि मैं तो खुद लोगों की रक्षा के लिए, सब समाज के लिए लड़ता रहता हूं। इनके हजारों लाखों सैनिक हैं जो करनी सेना सैनिक के रूप में काम करते हैं और समाज हित में अपने एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब पुलिसकर्मी ने जैसे इनको इनपुट दे दिया, और मात्र जैसे इन्होंने बताया कि 2 पुलिसकर्मी निहत्थे हैं जो उनको खुद को ही मतलब ये समझ से परे है कि वो गेट पे खड़े रहे, अंदर आए बाहर आए, किस तरह की अगर कोई वास्तव में इनपुट का जो अगर कुछ बात बनती है, तो अगर इनके ऊपर कोई हमला होने की साजिश रची जाती है, तो फिर इस तरह से 2 पुलिसकर्मी तो काम कर ही नहीं सकते हैं। इस मामले में आपने मतलब DGP साहब, मुख्यमंत्री, इनको कुछ बातचीत करी? मैं कमिश्नर साहब से मिलके उनको लेटर दे के आया हूँ लिखित में। उससे पहले भी हमने होम सेक्रेटरी को लेटर दिया था, DGP साहब को लेटर दिया है, मुख्यमंत्री जी को लेटर दिया है, प्रधानमंत्री जी को लेटर दिया है। पर ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते वो तो अब ये जाने। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए, या तो हमें लाइसेंस की अनुमति दे, हमें नहीं चाहिए सरकारी सुरक्षा, पर लाइसेंस के ऊपर मैं अभी पहले कही थी ऑटोमेटिक हथियार नहीं चढ़ते, ये प्रोटेक्टेड बोर उस पर नहीं चढ़ते, NPV बोर के हथियार हैं वो। देखिए, अभी चुनावी साल है, ये तो आप भी समझ रहे हैं कि अभी किस तरह की गणित है कि लग रही होंगी कि सरकार किस तरह से वापस आए, और विपक्ष भी, BJP भी अपना काम कर रही है। ऐसे में जैसे अभी आप 2 तारीख को सुनने में आया है कि एक महापंचायत कर रहे हैं, केसरिया महापंचायत।
उसमें हजारों की लाखों की संख्या में भीड़ जुटने की संभावना है। ऐसे में सरकार को कोई खतरा हो सकता है आपकी भीड़ से, आपके समाज से? भाई वो तो सरकार सोचे भी लाखों लोग यहाँ आएंगे सवर्ण समाज के, जो आर्थिक पिछड़े हैं, जिनके लिए हमने लड़ाइयाँ लड़ी आरक्षण की, ईडब्ल्यूएस जो लिया है उसके अंदर भ्रांतियां हैं, वो उनको सुनना चाहिए सरकार को। भाई हम ये कहते हैं औरों को अपने आरक्षण दे रखा, हमें कोई दिक्कत नहीं, उनको और दीजिए, पर जो उनको छूट दे रखी है, जैसे उनके लिए चुनाव में सीटें आरक्षित है, पंचायत चुनाव में उनके लिए सीटें आरक्षित है, तो सवर्ण आर्थिकों के लिए भी पंचायत चुनाव में सीटें आरक्षित होनी चाहिए ना। इसी तरह सवर्ण समाज में आयु की उम्र की छूट होनी चाहिए ना। इसी तरह जमीन मकान प्लाट की यहाँ शर्त हटाइए, वो पूरे भारत में भी हटनी चाहिए ना। पूरे भारत के जो आज केंद्र की भर्तियों में ईडब्ल्यूएस का फायदा ही नहीं मिल रहा। केंद्र सरकार ने तो हमें सवर्णों को बेवकूफ समझ रखा और बेवकूफ बनाया है। आपने देखा होगा राजस्थान विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी हारी ना, तब ये ईडब्ल्यूएस सवर्णों को आरक्षण दिया 10%, और इसमें भी इतनी भ्रांतियां, इतनी पेच फंसा दिए कि किसी को कोई नौकरी मिले ही ना सवर्ण को। तो हम ये चाहते हैं कि इन्होंने 10% आरक्षण दिया, हमने राजस्थान की 25 की 25 सीटें इनकी झोली में डलवाने का काम किया तुरंत ही। अब 25 में से एक निकम्मा निकल गया तो वो जाने, हमने तो यहाँ से 25 के 25 दिए, 24 तो आज भी है उनके पास। तो हम ये चाहते हैं कि जो आनंद पाल प्रकरण हुआ था उसके अंदर मुकदमे दर्ज हुए थे सामाजिक नेताओं के ऊपर, वो मुकदमे आज सीबीआई में घूम रहे हैं, वो मुकदमे के अंदर सरकार अविलंब वापस ले, नहीं तो आने वाले चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। अभी एक समाज ने मुख्यमंत्री तक की मांग की, अभी जो कुछ सभा हुई थी। आपकी क्षत्रिय महासमाज वैसे समृद्ध समाज है और उन्होंने देश की राज्य की रक्षा के लिए भी बहुत कुछ अपनी आहुति दी है, ऐसे में क्या मांग रखते हो आप? देखो, उन्होंने मुख्यमंत्री की मांग की होगी, वो जहां मुख्यमंत्री रहे हैं वहां क्या कर लिया? पहले कई स्टेटों में वो मुख्यमंत्री रहे हैं ना, क्या कर लिया? वहां भट्टा गोल कर दिया। उनकी भैंस है वो भी लोन पर है, उनका चूल्हा है वो भी लोन पर है, उनकी जमीन है वो भी लोन पर है, उनकी घर है वो भी लोन पर है। क्या कर लिया? वहां कुछ नहीं है। ये जो अभी आप कह रहे हो मुख्यमंत्री की मांग की थी, मुख्यमंत्री की मांग कम थी और सवर्ण समाज को, ब्राह्मणों को ज्यादा वहां उस मंच से गालियां दी जा रही थी। ब्राह्मणों को टारगेट करके उस मंच से गालियां दी जा रही थी, वो वीडियो मैंने देखा है। तो हम ये चाहते हैं वो मुख्यमंत्री की मांग करे, तो हम तो प्रधानमंत्री की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की क्या है? उनके उपराष्ट्रपति भी हैं, कई स्टेटों के अंदर राज्यपाल भी हैं, कई मंत्री भी हैं, दोनों तीनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष भी उनके हैं। तो 17 जिलों के अंदर उनकी गिनती नहीं है। राजस्थान में 33 जिले हैं, 33 में से 17 में वो है ही नहीं जिनकी आप बात कर रहे हो। जो सीएम बनने की बात कर रहे हैं 17 जिलों में, तो उनका नामो निशान नहीं है। हम तो 33 के 33 जिलों में हैं। जैसे आपने कहा क्षत्रिय समाज को दूसरे समाज से मतलब नहीं, लेकिन अपने समाज की जो भागीदारी है वो पूरी होनी चाहिए। आज मैं सामाजिक नेता हूँ जी, जब राजनीतिक पार्टी में आ जाऊंगा तो सर्व समाज की बात करूंगा। आज मैं सामाजिक नेता हूं तो मेरे समाज के उत्थान की बात करूंगा ना, मेरे समाज के भाई बहन हैं उनके उत्थान की बात करूंगा। और जो मेरी रगों में खून है वो क्षत्रिय खून है, वो ब्लड है, जिन्होंने इस देश की अस्मिता बचाने के लिए, इस देश का बॉर्डर है उसको बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए उन्होंने हजारों गर्दनें कटवाई और लाखों काटी, वो ब्लड मेरी रगों में है। तो मैं कैसे मान जाऊं? हंसते हंसते हमारी माताओं ने जोहर किए, हंसते हंसते अग्नि को अपना लिया उन्होंने। अलाउद्दीन खिलची जैसे दरिंदों को, मर्द शरीर को भी उंगली टच ना हो, ऐसा ब्लड हमारे अंदर है। तो हम तो ये चाहते हैं सबको साथ लेकर के चले, और सबको साथ लेकर के तभी तो चलेंगे। खुद हम मजबूत होंगे, हम खुद ही मजबूत नहीं है तो सबको साथ लेकर के कैसे चल सकते? तो अभी आपका समाज एकजुट है? समाज एकजुट है, संगठन अनेक बने हुए हैं और भी संगठन बन रहे हैं। पर जब समाज की बात आती है, समाज की उत्थान की बात आती है, जब समाज की एकता की बात आती है, तो पहले भी हम सब एक जगह थे और आगे भी एक जगह रहेंगे, हमेशा रहते हैं। अब समाज के अंदर क्या होता है कि मैं आज कोई भी, मैं मेरा उदाहरण दे रहा हूं, मैंने कोई भी पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो पार्टी ये चाहती है कि ये सामाजिक संगठन खत्म हो जाए, इसको तोड़ दिया जाए। तो हमारे करनी सेना में से कुछ भाइयों ने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ली और वो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करके बाद में उनको कहा आप करनी सेना को कमजोर करो, तो उन्होंने एक नई सेना करनी सेना बना ली, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए।
ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। करनी सेना आज ब्रांड बन गई। करनी सेना के नाम से अनेकों संगठन बनने शुरू हो गए। जैसे पहले क्षत्रिय महासभा, अखिल क्षत्रिय महासभा पूरे भारत में हुआ करती थी, फिर उसको कमजोर करने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने मैं अखिल क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष, मैं अखिल क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष, ऐसे करके 20 अध्यक्ष बन गए, तो उसका बट्टा धार कर दिया। तो इसी तरह अब करनी सेना को खत्म करने में कुछ लोग लगे हुए हैं, पर माँ करनी का आशीर्वाद है, माँ भवानी का आशीर्वाद है। ये करनी सेना कहीं भी हिलने डुलने वाली नहीं है। करोड़ों लोग पहले भी जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि बहुत से देश के कई प्रांतों में इनकी करनी सेना मजबूत होती जा रही है, और जब से सुखदेव सिंह गोगामेडी ने इसकी कमान संभाली है, जो भी करनी सेना से टूट के गया था उसे एक साथ जोड़कर सबको, समाज को साथ लेकर क्षत्रिय समाज के उत्थान के लिए ये काम कर रहे हैं। अच्छा, 2 अप्रैल को जो क्या तैयारी चल रही है, अपनी ठीक है सुरक्षा की अपनी एक बात है, लेकिन उसके बाद आप लोगों की तैयारी क्या है? सरकार सुरक्षा दे या ना दे, 2 अप्रैल की तैयारी के लिए 2 अप्रैल को जो केसरिया महापंचायत जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में होने जा रही है, उसके लिए मैं केसरिया बांध करके मैदान में निकल चुका हूं। मैं घर घर ढाणी ढाणी जाऊंगा, गांव गांव जाऊंगा, सबको पीले चावल बांटूंगा और सिगरा नूता दे करके उनको बुलाऊंगा। जहां कहीं भी कोई दुश्मनों से टकराव होगा तो देखेंगे। मैं हमेशा यही कहता हूं, कमरे के अंदर बंद होकर के नहीं, अगर कहीं मैदान जंग में समाज को एक करने के लिए, समाज की मांगों को उठाने के लिए आज युवा भाई और बहन हमारे समाज के जितने होनहार हैं, जितने प्रतिभावान हैं, उनकी सबकी अनदेखी हो रही है इस देश के अंदर। वो लोग ये देश छोड़ छोड़ करके बाहर सेटल हो रहे हैं, यहाँ के व्यापारी बाहर सेटल हो रहे हैं। राजा महाराजाओं के लिए कहते थे, राजा महाराजाओं ने लूटा खसोटा, ये किया वो किया। क्या किया राजा महाराजाओं? खाली एक माल लिया करते थे, एक टैक्स लगाते थे। यहाँ तो दूध पर भी टैक्स, लस्सी पर भी टैक्स, नमक पर भी टैक्स, आटे पर भी टैक्स, पेन है पेन के ऊपर भी टैक्स, जीएसटी। तो मैं ये कह रहा हूं, ये सरकारें चाहती क्या है? क्या चाहती है? एक टैक्स ले लेना एक आदमी से एक बार, तो बार बार क्या टैक्स है? टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, जीएसटी जीएसटी जीएसटी, लोगों को मार रखा है। आज कहते हैं उज्ज्वला योजना है, उसके अंदर सिलेंडर फ्री देते हैं। हम किस चीज का फ्री देते हैं? ये आपको ये फ्री दे दिया, इसके अंदर सिम ही नहीं डालोगे, आप डाटा ही नहीं डालोगे तो किस काम का ये? तो उसके अंदर गैस डलाने के लिए आप जाओगे ना तो 1150 रुपए लगते हैं। ये तो गहलोत साहब ने राजस्थान में 500 रुपए का किया है, बाकी तो अदर स्टेट में तो 1150 रुपए लगते हैं। और अभी परसों ही 3 दिन पहले 350 रुपये कमर्शियल सिलेंडर के ऊपर बढ़ाए हैं। सब विपक्ष पक्ष सबको सांप सूंघ गया, कोई नहीं बोलता। अब स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके नहीं आती ना रोड पर, पहले 50 रुपए बढ़ जाते थे तो कितना शोर शराबा करती थी। ये राजघराने हैं 2-3, उनको पनपा रहे हैं। अडानी ने लाखों करोड़ का घोटाला कर लिया, अडानी का क्या लगा? ये मर गए। आप जैसे लोग जो उसमें शेयर किसी के थे, किसी के 20,000 थे, किसी के 5,000 थे, किसी के 2 लाख थे, किसी के 50 लाख थे, किसी के करोड़ थे। लोग तो वो मर गए, शेयर मार्केट में जो थे लोग तो वो मर गई, पूरी भारत की जनता मर गई। कोई बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा, सबको सांप सूंघ गया। बोलने वाले हैं, उनकी फाइल बना ली जाती है, सीबीआई में रख दी जाती है, ईडी में रख दी जाती है। बोलने वाले उनकी पहले ही फाइल बना कर रख दी जाती है कि भैया इस मामले में बोलोगे तो तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, यहाँ कुछ है ही नहीं, ना पक्ष है ना विपक्ष है। हाँ, अपने सब पर विपक्ष है, नहीं तो हाँ, सब गुलाम बने एक दूसरे के। आप ये बातें मैं नहीं कर रहा, आप धरातल पर देखिए इन बातों को। आज 350 रुपए कमर्शियल सिलेंडर में बढ़े। किसी ने आंदोलन किया, रोड पे उतरे कोई भी सिलेंडर लेके? कुछ नहीं है। यहां 7-8-10 दिन से इस देश की दुर्भाग्य देखिए, इस भारत देश का दुर्भाग्य। जो पुलवामा में शहीद हुए थे उनकी वीरांगनाएं 7 दिन से रोड के ऊपर पड़ी है, विधानसभा के, कभी सीएम साहब के घर के आगे, कभी सचिन पायलट जी के घर के आगे, कभी किरोड़ी जी लेकर के उनको बैठे हैं। उनकी मांग पूरी नहीं हो रही तो आम नागरिक की मांगे यहाँ कहां पूरी होगी? यहाँ मेरी सुरक्षा की बात थोड़ी है, यहाँ इस देश की सुरक्षा जो करते हैं, इस देश की जो दुश्मनों से लड़ते हैं बॉर्डर के ऊपर, जो शहीद हुए हैं, उनकी इस देश के अंदर नहीं सुनी जा रही तो सुखदेव सिंह की कहां सुनी जाएगी? तो मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो केसरिया महापंचायत 2 अप्रैल को विद्याधर नगर स्टेडियम में हो रही है, उसके लिए निकल चुका हूं मैदान में और बैक नहीं हूंगा। जहां मुकाबला होगा वहां देखेंगे।
ये थे सुखदेव सिंह गोगामेडी। इन्होंने साफ कहा, इनके अभी विचार सुने आपने, इन्होंने देश के प्रति भी अपनी आस्था दिखाई और राज्य की उन्नति के लिए भी इन्होंने काम करने की इच्छा जताई। और साथ में साथ जो आम जन की पीड़ा है, जो घरेलू पेट्रोल डीजल है, गैस सिलेंडर है, उनकी जो समस्या है जिससे आम जन जूझ रहा है आज महंगाई की मार से, उसके बारे में इन्होंने बात की। इन्होंने कहा राजनीति से मुझे कोई मतलब ना, मैं किसी पार्टी में हाल फिलहाल ना उसमें हूँ, और मैं एक सामाजिक संगठन का नेता हूँ और पूरे समाज उत्थान के लिए काम करने का हर सामाजिक व्यक्ति को अधिकार है, और उसी लिए मैं काम कर रहा हूं। और जहां तक 2 अप्रैल को केसरिया महापंचायत का सवाल है, तो मैं कोई इनपुट, पुलिस के इनपुट से डरने वाला नहीं हूं। जो भी होगा उसका सीधा मुकाबला करूंगा, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहा हूं और हमारे समाज के लिए मैं लाखों लोगों की भीड़ घर घर जाकर जुटाऊंगा। अब देखते हैं कि 2 अप्रैल के बाद सरकार का क्या रुख होता है।